Okay, so let's start our class. So, uh, we have discussed in previous classes the basic introduction of physiology. So, what is physiology in detail, and what is meant by the word physiology itself. Then उसके बाद में हमने डिस्कस करे थे कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एक ह्यूमन बॉडी की कैसे होती है, उसके बारे में देखा था। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन उसके बाद में हमने देखा था डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम जो फिजियोलॉजी में हमें पढ़ने हैं और होते हैं। ओके, तो इसके बाद में आते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम एक बार पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो कल हमने देखा था, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, so physiology, as we have already studied, it is a study of function and how living organisms perform their vital functions. Okay, so whenever we talk about physiology, it is the study of function जो functions body को help करते हैं अडेप्ट करने में एनवायरनमेंट के साथ में, जो बॉडी के वाइटल फंक्शंस होते हैं इंटरनल, यू कैन से एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में, इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में, वो सब फिजियोलॉजी में आते हैं। जब हम उन फंक्शंस को पढ़ते हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस को पढ़ते हैं, तो वो सब फिजियोलॉजी का पार्ट होता है। ओके, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फंक्शन, इट इज related to your physiology, whether it is human physiology or other plant physiology. So we will be concerned about human physiology here. So functions are complex. Functions are complex and much more difficult to examine than most our anatomical structures. ये इसलिए कहा जा रहा है, फिजियोलॉजी में कोई भी एक सिस्टम अकेले फंक्शन नहीं करता, सारे फंक्शंस एक साथ मिलके काम करते हैं, तभी आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। होम्योस्टेसिस भी हम आगे देखने वाले हैं आज। तो होम्योस्टेसिस एक पर्टिकुलर फंक्शन आप बोल सकते हैं, ओवरऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन करना। और होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो इतने सारे सिस्टम्स एक ही चीज परफॉर्म कर रहे हैं, वो काम है होम्योस्टेसिस मेंटेन करना। ओके, अब उसके लिए उनको अलग अलग फंक्शंस करने पड़ते हैं, इसीलिए फंक्शंस आर कॉम्प्लेक्स। आप अगर इसको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग में सोचोगे तो फिजियोलॉजी का मेन काम जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को सेम रखना है, एक जैसा रखना है। ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सेल्स। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स। सेल्स आर structural building blocks. Structural building blocks. Cells are produced by the divisions of pre-existing cells. Cells are smallest structural unit that perform all vital functions. तो सेल्स, हम जब भी बात करते हैं टिश्यू की, ऑर्गन की, या फिर पूरी बॉडी की एज अ होल, तो सेल से ही पूरी बॉडी बनी है। सेल्स ही हमारे स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो जब भी हम बात करते हैं सबसे छोटा कण जिससे जो सबसे छोटा कण है जिससे कोई चीज बनती है, वो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक कहलाती है। तो इधर वो सेल्स में है। तो सेल्स आर स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। Cells are produced by the divisions of pre-existing cells. Cells are produced by the divisions of pre-existing cells. Pre का मतलब है पहले, existing मतलब जो पहले से मौजूद सेल्स हैं उनसे, उनकी डिवीजन होकर ही नए सेल्स बनते हैं। ओके, तो आपने अपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा माइटोसिस, डिवीजन प्रोसेसेस, ये सब इसमें आते हैं। ओके, then cells are the smallest structural unit that perform all the vital functions. Levels of organization, as we have seen, levels of organization. So chemical level is the first one that we start with.
Then comes your cellular level. Cellular level. Okay, so chemical level, then your cellular level, chemical level, cellular level, then टिश्यू लेवल. तो एक जैसे सेल जब मिलकर कोई टिश्यू बनाते हैं तो उसे हम टिश्यू लेवल्स में काउंट करते हैं. सो अ कम्युनिटी ऑफ सिमिलर सेल्स, अ कम्युनिटी ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म्स अ बॉडी टिश्यू. सिमिलरली जब दो या दो से ज्यादा टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं. ओके, तो दो या दो से ज्यादा टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन को बनाते हैं. वैसे ही दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम को बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं. ओके, सो ये आपका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. आप छोटे से देखेंगे तो सबसे छोटा केमिकल लेवल, देन योर केमिकल से बनते हैं आपके सेल्स, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल. देन मल्टीपल सिस्टम से बनते हैं आपका एक इंडिविजुअल. ओके, so far we have discussed the types of system: lymphatic system, respiratory system. So lymphatic system is रिटर्न फ्लूइड. लिम्फेटिक सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है रिटर्न फ्लूइड टू ब्लड, डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस, डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस, डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस, डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस. ओके, सो दो मेन काम जो होते हैं वो होते हैं, एक फ्लूइड को, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ब्लड में, उसको ब्लड में वापस ट्रांसफर करना ताकि वो सर्कुलेशन का पार्ट बन सके. ओके, second is defense against pathogens, so it is also helpful in maintaining or boosting immunity levels. so immunity को maintain करने में help करना इसका एक काम है. okay, so lymphatic system. Then comes your respiratory system. जो फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं वो इस प्रकार है: रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, removes carbon dioxide from blood, from body or blood, and delivers oxygen to blood, delivers oxygen to blood. So these are the main functions of respiratory system. Similarly, muscular system enables movement, helps maintain body temperature, helps maintain body temperature. Nervous system detects and processes sensory information, activates bodily responses. तो ये कल भी हमने डिस्कस करा था. नर्वस सिस्टम का काम होता है स्टिमुलस को पहचानना और उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर रिस्पॉन्स बॉडी से करवाना. सो ये काम होता है नर्वस सिस्टम का. ओके, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, टच हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, यू कैन से वाइब्रेशन हो सकता है, एनीथिंग दैट कैन बी स्टिमुलस. तो स्टिमुलस बहुत प्रकार के होते हैं, वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे और उसी हिसाब से फिर बॉडी रिस्पॉन्स करती है. देन कम्स योर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम विच इंक्लोजेस हेयर, स्किन एंड नेल्स. सो जो मेन फंक्शंस होते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के: encloses internal body structure, encloses internal body structure, site of many sensory receptors, site of many sensory receptors, site of many sensory receptors. Now skeletal system. तो skeletal system का जो main function होता है, supports the body, enables the body movement or movement, enables movement with
मस्कुलर सिस्टम। सो ये तो बहुत इजी है। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देने में काम करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है अलोंग में मस्कुलर सिस्टम। Endocrine system. So endocrine system is one of the most important systems that we are going to study in detail. Secretes hormones, regulates bodily processes, regulates bodily processes. तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज ये है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड अदर सिस्टम वर्क फॉर 24 आवर्स। तो हम कहते हैं हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन 24 आवर्स के लिए वर्क करता है, बट हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी रेगुलरली 24 आवर्स के लिए वर्क करता रहता है। कहीं ना कहीं बॉडीली फंक्शंस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो सिस्टम होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम होता है। सो इफ देर इज एनी प्रॉब्लम विद hormones, if the hormones are getting much more or less in क्वांटिटी इन द ब्लड, तो उसकी वजह से बॉडीली प्रोसेसेस में बहुत चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डिजीजेस जो कंसर्न है वो एंडोक्राइन सिस्टम से कंसर्न होती है। तो एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन करना प्रॉपरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। सो एंडोक्राइन सिस्टम सिक्रीट्स हॉर्मोन्स, रेगुलेट रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस, रेगुलेट bodily processes. Cardiovascular system, we know the function of cardiovascular system already, delivers oxygen and nutrients to the tissues. So जो टिश्यूज हमारी बॉडी में है, मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सबको ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करता है। सिमिलरली इक्वलाइजेस टेम्परेचर इन द बॉडी, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ब्लड हेल्प करता है। ओके। सो सिंस टेम्परेचर रेगुलेशन में कैसे हेल्प करता है, ब्लड ही एक लिक्विड है जो पूरी बॉडी में मतलब यू कैन से रेगुलेट हो रहा है। सो उसी के थ्रू टेम्परेचर रेगुलेशन भी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम processes food for use by the body, processes for food for the use by the body। तो जो भी खाना हम खाते हैं उसको प्रोसेस करता है, उसमें से पता लगाना कि कौन सी चीज हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, कौन सी नहीं है, ये काम डाइजेस्टिव सिस्टम का है। उसके अलावा रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको अनडाइजेस्टेड फूड में निकाल देता है। देन urinary system comprises urinary system controls water balance in the body, removes waste from blood and excretes them. So main function of urinary system is to maintain water balance. Male reproductive system produces sex hormones and gametes and delivers gametes to female. So functions of male reproductive system is to produce sex hormones and gametes and delivers gametes to female. Similarly, female reproductive system functions are produces sex hormones and gametes similar to male reproductive system, supports embryo fetus until birth, produces milk for infant. So these are some important functions of the male and female reproductive system. Now, characteristics of living organisms. So this slide is necessary to understand the importance of physiology, why physiology is important as a subject, and what can you expect from the subject physiology itself. तो आप फिजियोलॉजी से क्या क्या फिजियोलॉजी में क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या उसमें आपको देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड थोड़ा यहाँ पे दिया गया है। तो ये स्लाइड इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताती है आपको फिजियोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है। Responsiveness indicates that the organism recognizes
indicates indicates that the organism or recognizes changes in its internal or in external environment. Internal and external, so बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट एज वेल एज जो बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करना और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करना. इट इज नोन एज रिस्पॉन्सिवनेस. अडेप्टेबिलिटी. सेकेंड फीचर इज adaptability. Adaptability changes the organism behavior, capabilities or structure. Changes the organism behavior, capabilities or structure, so required for survival in a constantly changing world. Required for a survival in a constantly changing world. इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है. अगर आप सिटी के इंडिविजुअल्स को देखो और आप किसी ऐसे इंडिविजुअल को देखो जो पहाड़ों में रहते हैं, तो वहां पर एनवायरनमेंट बहुत अलग है. ओके, पहाड़ों का एनवायरनमेंट अलग है, सिटीज का एनवायरनमेंट बहुत अलग है. तो वहां पर जो इंडिविजुअल्स जो पहाड़ों में रहते हैं उन्होंने उधर के एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टेशन कर रखा है अपनी बॉडी में. उनका अगर आप देखोगे रेस्पिरेटरी फंक्शन हमसे ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है क्योंकि उनको वो ज्यादा चाहिए होता है. सिमिलरली other factors, other features are also changed in that particular population. So जो ऐसे ही अलग अलग जगह पे जब हम रहते हैं so उस जगह के एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है. ओके, तो अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मान लो यहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा है, so my body has adapted to that. Okay, if I am residing in South India in Kerala, वहाँ पे टेम्परेचर लेवल्स ज्यादा रहते हैं, तो मेरी बॉडी उस हिसाब से अडेप्ट कर लेती है. ओके, सो बॉडी अडेप्ट करती है. ह्यूमन बॉडी अडेप्ट करने में बहुत कैपेबल होती है एंड इट कैन इजीली अडेप्ट टू थिंग्स. प्लीज वेट अ सेकेंड. For the interruption, some student is trying to join but वो कर नहीं पा रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग कौन था. ओके, सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो ये भी एक फीचर है इंडिविजुअल्स, अगर आप बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. इनहेरिटेड पैटर्न्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर स्पीशीज. सो इनहेरिटेड पैटर्न्स फॉर ग्रोथ, इसका मतलब यही है हम जो पैटर्न हमारा ग्रोथ का होता है, डेवलपमेंट का होता है, वो हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू होता है, हमारे फैमिलियल रूट के थ्रू होता है, हमारे फादर मदर के थ्रू होता है. ठीक है, सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वन ऑफ द पार्ट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू मैच्योरिटी इज कंट्रोल्ड बाय इनहेरिटेड इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. सो जो डीएनए हमें मिलता है उसी के हिसाब से हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है मैच्योरिटी तक. ओके, देन कम्स reproduction. So reproduction is necessary to produce the next generation. Okay, so that is one of the key, you can say. Okay, so reproduction is one of the main functions to survive, for survival also, survival of human species. Then comes movement and locomotion. Movement and locomotion distributes material through large organisms, changes orientation or positions of a plant or immobile animal, moves mobile animal around the environment. So as in human, हमारी जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है वो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन.
सो मूवमेंट एंड लोकोमोशन की वजह से ही पूरे वर्ल्ड में हम ट्रेवल कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इट इज नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवल ऑल्सो. Then comes respiration, usually refers to oxygen absorption and utilization and carbon dioxide generation and release. So it is a process necessary for the survival also. So respiration, oxygen is required for chemical process that release energy in a usable form, and carbon dioxide is released as a waste product. So respiration. Then circulation, movement of fluid within the organism may involve a pump and a network of special vessels. So blood को pump करने के लिए जो हमें circulation में चाहिए होता है heart and blood vessels. So circulation is one point. Digestion, the chemical breakdown of complex materials for absorption and use by the organisms. The chemical breakdown of complex materials for absorption and used by the organisms. तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स आप फूड इनटेक में कर रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करके अपनी बॉडी में यूज करने के लिए अपनी बॉडी की नेसेसिटीज के हिसाब से यूज करना, वो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है. देन कम्स योर एक्सक्रीशन, द एलिमिनेशन ऑफ केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म. तो जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेदर इट इज थ्रू डाइजेशन और स्वेटिंग, तो वो उन सबको एक्सक्रीट आउट करना, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस. द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑफन टॉक्सिक, सो देयर रिमूवल इज एसेंशियल. Okay, so these are some characteristic features that I have told you in characteristics of living organisms. But please remember, whenever we talk about physiology, ये सारे फीचर्स एक ये सारे फीचर्स ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ह्यूमंस की जब भी हम बात करते हैं, ह्यूमन एक इंडिविजुअल की जब भी हम बात करते हैं, तो ये सारे फीचर्स वो रेगुलर बेसिस पे करता है, और इसीलिए वो कैपेबल है सर्वाइवल के लिए. ओके, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो ये सारे जितने भी फीचर्स हैं, ये सारे ह्यूमंस ने अडेप्ट करे हैं थ्रू एवोल्यूशन. ओके, थ्रू एवोल्यूशन ये सारे फीचर्स अडेप्ट करे हैं. रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अडेप्टेबिलिटी. सो दीज आर सम ऑफ द की फीचर्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, और वो उनकी एफिशिएंसी डिफरेंट होती है डिफरेंट एनिमल्स में. सो ह्यूमन हैव डिफरेंट एफिशिएंसी टू सम अदर एनिमल्स. Now in this picture has been shown. So here two things are more important, responsiveness and movement. तो जब भी मैराथन रनर्स होते हैं, अगर आप उनको देखोगे तो उनमें दो फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे होते हैं. वो होते हैं रिस्पॉन्सिवनेस एंड मूवमेंट. वो रिस्पॉन्स करते हैं आगे आने वाले स्टिमुलस को, एंड मूवमेंट इज रनिंग है, सो वो रनिंग करते हैं. Anatomical and physiological processes allow runners to coordinate the action of muscle groups and sweat in response to increasing body temperature. So muscles का वर्क करना एंड स्वेटिंग लेवल्स को देखना. स्वेटिंग इज वन ऑफ द की फीचर्स, या फिर यू कैन से की मैकेनिज्म्स जो आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. नाउ बॉडी में जो प्रोसेसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वेदर इट इज कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. तो ये दोनों किस में काउंट होते हैं? मेटाबॉलिज्म में. ओके, मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. Metabolism and metabolic processes. So anabolic reactions are building reactions and they consume energy.
कैटाबॉलिक रिएक्शंस ब्रेक मटेरियल्स डाउन एंड रिलीजेस एनर्जी। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? कैटाबॉलिज्म में फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं, फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं, एक बड़ा स्ट्रक्चर टूट के छोटा होता है, और जब ऐसा होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। सिमिलरली जब छोटे पार्टिकल मिलकर कोई एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और उसमें हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। एनर्जी रिक्वायर होती है का मतलब है उसमें हमें एनर्जी खुद से लगानी पड़ती है। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज हो रही थी, रिलीज होने का मतलब है हमें एनर्जी मिल रही थी। इसका एक एग्जांपल अगर हमने कैटाबॉलिज्म का, तो फूड हम खाते हैं, कोई चीज हम खाते हैं, सो ब्रेक डाउन होती है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है और फिर हमारी बॉडी को भी एनर्जी मिलती है, और उसी के बाद हम कोई एक्टिविटी कर पाते हैं। तो फूड इज वन ऑफ द नेसेसरी नेसेसिटी, ठीक है, उससे हमें एनर्जी मिलती है और इसीलिए फिर हम आगे फंक्शंस कर पाते हैं। हमारे जो बॉडीली फंक्शंस होते हैं सेल्यूलर लेवल पे, वो सारे फूड की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं। बट इन एनाबॉलिज्म हम जब करते हैं तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो देयर आर both catabolic and anabolic reactions are present in the body, जो डे टू डे बेसिस पे फंक्शन करते हैं। नाउ कम्स योर रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन लाइफ। रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन लाइफ रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन लाइफ फर्स्ट इज ऑक्सीजन, second is nutrients, third is narrow range of temperatures, narrow range of temperatures, fourth is atmospheric pressure, fourth is atmospheric pressure, fourth is atmospheric pressure। so जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, तो उसको सस्टेन करने के लिए ये चार चीजें बहुत नेसेसरी हैं। ओके, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑक्सीजन वी ऑलरेडी नो, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल प्रोसेसेस दैट ऑकर्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसमें ऑक्सीजन का नीड होता है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस रिक्वायर्स ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट्स, नाउ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एज वेल एज फॉर द बॉडीली फंक्शंस टू परफॉर्म एफिशिएंटली। सो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स, सो ये सब हमारे नेसेसिटी हैं हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, दिस इज इम्पोर्टेंट, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सो उसके 1 डिग्री ऊपर 1 डिग्री नीचे तक फिर भी चल जाता है। बट बियॉन्ड दैट जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ने या घटने लगता है तो हमारी बॉडी को में कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती है। सो नैरो रेंज मतलब छोटी रेंज, एक बहुत ही कम रेंज में हमारी बॉडी अडेप्ट कर पाती है टेम्परेचर्स के उसमें रिगार्डिंग में। तो जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसकी रेंज बहुत छोटी है। ऐसा नहीं है कि वी कैन सर्वाइव विद इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री और वी कैन सर्वाइव विद 45 डिग्री सेल्सियस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हम यहाँ पर जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है। ओके, इट इज नॉट एनवायरमेंटल, इट इज इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। सो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की जो रेंज होती है जिसमें हमारी बॉडी फंक्शन करती है ऑप्टिमली, वो बहुत कम होती है, बहुत ही नैरो होती है। देन कम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है जो प्रेशर हमारी बॉडी पर एटमॉस्फेयर के थ्रू लगता है। ओके, सो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं ऊंचाई पर जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस तो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है,
वो भी कम होती जाती है। ओके, इसीलिए आपने देखा भी होगा माउंटेन क्लाइंबर्स वो सब ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं। रीजन यही होता है, ऊपर ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है ड्यू टू लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसे ही जब हम नीचे की तरफ इन द सी, जब भी हम सी में या नीचे जाते हैं तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। ओके, तो वो भी डेंजरस है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी एक हमारे पास रेंज है, लेकिन वो इतनी नैरो नहीं है। वी कैन अडेप्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में अडेप्ट कर सकते हैं। ओके, सो हार्श कंडीशंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। लो बैरोमेट्रिक प्रेशर इन एन एनवायरनमेंट होस्टाइल टू ह्यूमन लाइफ। सो ऐसे टेम्परेचर में, ऐसे उसमें रहना टफ होता है, लेकिन individuals have the capability to adapt। ह्यूमंस अडेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे भी आपको इंसान मिल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। लॉन्ग टर्म में बॉडी अडेप्ट कर लेती है, धीरे धीरे अडेप्ट कर लेती है। सिमिलरली इन टेम्परेचर्स ऑल्सो। सो टेम्परेचर यहाँ पर भी बहुत लो टेम्परेचर्स थे, माइनस में होते हैं टेम्परेचर। यहाँ पर अराउंड 50-55 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर पहुंच जाते हैं। ओके, सो हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है, लेकिन जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर है उसकी रेंज बहुत नैरो होती है। नाउ कम्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस homeostasis. So we will be discussing this in further detail. So we will be having some brief idea about this, and we will discuss this we will discuss this in detail in next class also. So homeostasis is the presence of stable internal environment. Homeostasis is presence of stable internal environment। इंटरनल एनवायरनमेंट से मतलब है जो बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है वो स्टेबल, एक जैसा रहे, उसको एक जैसा मेंटेन करा जाए, वो बहुत जरूरी होता है। तो होमोस्टेसिस इज द प्रेजेंस ऑफ अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या क्या काउंट हो सकता है? टेम्परेचर, प्रेशर लेवल्स, पीएच लेवल्स, देन योर gas levels, gaseous levels, oxygen, CO2। So these are some examples जो इंटरनल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये सारी चीजें एक स्टेबल तरीके से रहे तभी होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। ओके, सो maintaining homeostasis is absolutely vital to an organism's survival। Failure to maintain homeostasis soon leads to illness or even death। Illness or even death। Illness or even death। Homeostatic regulation is the adjustment of physiological system। Homeostat Homeostatic regulation is the adjustment of physiological system to preserve homeostasis in environments that are often inconsistent, unpredictable, and potentially dangerous। Maintaining homeostasis requires a receptor, a control center, and an effector। Maintaining homeostasis requires a receptor, a control center, and an effector। ना इसको फर्दर आगे डिटेल में अगर देखेंगे तो पहले इसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है। ओके,
इंटरनल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच लेवल्स, गैसियस लेवल्स। दीज आर सब कॉमन थिंग्स जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है। सो इसको स्टेबल रखना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। सो अगर आप किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, उसमें होमोस्टेसिस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, वरना आइदर देयर विल बी एन इलनेस और इवन डेथ। सो इलनेस भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, अगर होमोस्टेसिस मेंटेन नहीं किया गया तो। होमोस्टैटिक रेगुलेशन homeostatic regulation homeostatic regulation is homeostatic regulation is adjustment of homeostatic regulation is adjustment of physiological symptoms physiological symptoms to preserve homeostasis in environments that are often inconsistent, unpredictable and potentially dangerous। सो इसका मतलब ये है, जब भी हम बॉडी फंक्शंस की बात करते हैं, सो होम्योस्टैटिक रेगुलेशन आपके जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स है, जैसे कि अभी हमने बात करी थी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम्स, सो उन सब की हेल्प से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, बाकी बाहर के एनवायरनमेंट से अडेप्ट करके। सो इसका एक एग्जांपल अभी हमने देखा भी था। अगर बाहर टेम्परेचर लेवल्स बहुत हाई हैं, फॉर एग्जांपल बाहर टेम्परेचर लेवल्स है अराउंड 50 टू 55 डिग्री सेल्सियस, सो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लेकिन फिर भी हमें मेंटेन करके रखना है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। सो होमोस्टेसिस मेंटेन करके रखना है, इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है। सो उसके लिए आपके जितने बॉडीली सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सो ये सारे मिलके फंक्शंस फंक्शन करते हैं और कंट्रोल करते हैं आपके होम्योस्टेसिस को। सो होम्योस्टेसिस इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। अगर होम्योस्टेसिस वर्क अच्छे से नहीं होता है, तो इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती। ओके, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट वेदर, सो इन दोनों में ही हमारी बॉडी अडेप्ट करती है, होमोस्टेसिस मेंटेन करती है बाय physiological systems to preserve homeostasis in environments that are often inconsistent। so environment, आपके बाहर का environment हम predict नहीं कर सकते, वो inconsistent हो सकते हैं, unpredictable, potentially dangerous। so ये तीनों चीजें बाहर के external environment पे लागू होती है। so inconsistent, unpredictable and potentially dangerous। so ये सारी चीजें जब होती है तो हमारी बॉडी को इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने में बाकी सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम हेल्प करते हैं। मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस रिक्वायर्स अ रिसेप्टर, अ कंट्रोल सेंटर एंड एन effector। सो मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस रिक्वायर्स अ रिसेप्टर, अ कंट्रोल सेंटर एंड एन effector। सो इसमें जब भी हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस में, तो तीन चीजें जरूरी होती हैं। एक रिसेप्टर, तो रिसेप्टर का काम होता है जो भी स्टिमुलस आपकी बॉडी को मिले उसको रिसीव करना। जो भी स्टिमुलस, जैसे कि टेम्परेचर, सो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो आपकी बॉडी उसको बाहर का एनवायरनमेंट स्टिमुलस देता है आपकी बॉडी को, रिसेप्टर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और आपके कंट्रोल सेंटर तक भेजते हैं। नाउ कंट्रोल सेंटर का काम होता है उस स्टिमुलस को पहचानना कि क्या कहना चाहता है वो स्टिमुलस, उसमें से मैसेज को रिसीव करना, और उस कंट्रोल सेंटर से फिर एक मैसेज जाता है इफेक्टर को। वो मैसेज इफेक्टर को बताता है
कि इफेक्टर को रिस्पॉन्स क्या करना है। सो इफेक्टर यहाँ पर हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, टेम्परेचर ही लेते हैं अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो रिसेप्टर इज योर स्किन, रिसेप्टर इज योर स्किन, स्किन यहाँ पर रिसेप्टर है। बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है। ओके, सो टेम्परेचर लेवल्स आउटसाइड और इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज मच मोर। तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, आपका रिसेप्टर स्किन ने उसको रिसीव करा, आपके ब्रेन तक पहुंचाया। ब्रेन क्या है? कंट्रोल सेंटर। ब्रेन तक पहुंचाया, उसके बाद एफेक्टर, एफेक्टर वापस से आपके स्किन है, और उसमें जो प्रोसेस शुरू करा एज अ रिस्पॉन्स वो था स्वेटिंग। ठीक है, सो स्वेटिंग इज योर रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेम्परेचर। तो जैसे ही स्वेटिंग शुरू हुआ, आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर बढ़ने लग गया था, वो वापस धीरे धीरे अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आने लग गया। तो यहाँ पर क्या चीज हुई? होम्योस्टेसिस वापस मेंटेन हुआ। ओके, यहाँ पर जो चीज हुई वो हुआ होम्योस्टेसिस मेंटेन हुआ। ओके, सो homeostasis is presence of stable internal environment. Homeostasis is presence of stable internal environment. Okay, so we will end the class here. If you have any queries, you can ask me. अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, और प्लीज क्लास अभी लीव मत करिएगा। आपको अभी आईएनसीआरपी कैसे यूज करना है वो भी बताना है। ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग।